Students, good morning and welcome to Plus 2 English class. We were discussing the chapter The Interview. We have discussed its first module. हम लोग चैप्टर इंटरव्यू डिस्कस कर रहे थे. हम फर्स्ट मॉड्यूल उसका डिस्कस कर चुके हैं. एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने किया कि इंटरव्यू को लेकर के लोगों की अवधारणाएं अलग अलग हैं, बहुत वेरी करती हैं, बहुत काफ़ी भिन्न भिन्न हैं. कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई का स्रोत है. कुछ मानते हैं कि प्रैक्टिस में वो कला है. लेकिन आम तौर पर जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो शिकार होते हैं इंटरव्यूज़ का, उन लोगों की राय बहुत अच्छी नहीं है इंटरव्यू को लेकर के. कुछ लोग कहते हैं कि वो उनके व्यक्तिगत जीवन में अतिक्रमण है. कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे है जैसे किसी व्यक्ति की आत्मा को चुरा लिया जाए या उसके गले पे अंगूठा दे दिया जाए. तो इस तरह की भिन्न भिन्न राय होने के बावजूद भी जो सेलिब्रिटीज़ है, वो प्रसिद्ध लोग जिनकी कोई बड़ी अच्छी राय नहीं है इंटरव्यू के बारे में, उन्होंने रिपीटेडली इंटरव्यूज़ दिए भी हैं और लिए भी हैं. मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इंटरव्यू एक खूबसूरत माध्यम है किसी भी व्यक्ति के बारे में उसी के ज़रिए जानने का. तो अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं. एक प्रसिद्ध लेखक हैं अम्बर्टो इको, उनके इंटरव्यू का एक अंश है. तो चलिए शुरू करते हैं. I am a professor who writes novels, उपन्यास on Sundays. अम्बर्टो इको. मैं पहले ही आपको बता चुकी कि ये अम्बर्टो इको जो लेखक हैं उनके बारे में है ये इंटरव्यू. तो अम्बर्टो इको का जो कोट है, उनकी जो कही हुई चीज़ है वो यहाँ सबसे पहले दी गई है. आई एम अ प्रोफेसर. वो कहते हैं मैं एक प्रोफेसर हूँ. प्रोफेसर मतलब विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला अध्यापक. उन्हें प्रोफेसर कहते हैं, प्रवक्ता. कहते मैं एक प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल्स लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, संडेज़ को, छुट्टी वाले दिन, मतलब फ्री समय में मैं उपन्यास लिखता हूँ. ऐसा अम्बर्टो इको का कहना है अपने बारे में. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट अंश, निष्कर्ष फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको. कहते निम्नलिखित जो आपके सामने है वो एक अंश है, एक सार है अम्बर्टो इको द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू का, एक साक्षात्कार का. द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन. कहते इंटरव्यू लेने वाला, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ इससे पिछले मॉड्यूल में, इंटरव्यूअर होता है इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू ही होता है इंटरव्यू देने वाला. द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन. कहते इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जो है वो मुकुंद पद्मनाभन है. फ्रॉम द हिंदू नाम की अखबार से. अम्बर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगना इन इटली. कहते अम्बर्टो इको कौन है? एक प्रोफेसर हैं, वो प्रवक्ता हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलगना इन इटली. इटली के बोलगना की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अम्बर्टो इको. एंड ऑलरेडी एक्वायर करना होता है प्राप्त करना. फॉर्मिडेबल होता है दुर्जेय का मतलब जिसको दमित नहीं किया जा सकता है, जिसको के ऊपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा. रेपुटेशन, ख्याति. एज अ स्कॉलर विद्वान. फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स यहाँ ब्रैकेट में दिया भी है. द स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि सिमियोटिक्स का अर्थ हुआ लक्षण विज्ञान, शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो. लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, लिटरेरी साहित्यिक. इंटरप्रिटेशंस होती हैं व्याख्याएं, विवेचनाएं. एंड मिडीवल मध्यकालीन. एस्थेटिक्स, सौंदर्य सिद्धांत. बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन हुआ काल्पनिक चीज़ें, यानी कि उपन्यास, कथा, वो सब क्या हुआ? काल्पनिक चीज़ें. कहते बोलगना की यूनिवर्सिटी में, इटली की यूनिवर्सिटी बोलगना के वो प्रोफेसर हैं अम्बर्टो इको, जिन्होंने पहले ही बहुत ख्याति प्राप्त कर ली है एक विद्वान के तौर पर, जिन्होंने वो आइडियाज़ दिए सिमियोटिक्स के ऊपर, लक्षण विज्ञान के ऊपर, या फिर साहित्यिक विवेचनाएं की. एंड मिडिवल एस्थेटिक्स, और मध्यकालीन सौंदर्य सिद्धांत के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी. बिफोर ही टर्न टू फिक्शन राइटिंग, उसके बाद वो फिक्शन राइटिंग की तरफ, काल्पनिक लेखन की तरफ को आगे बढ़े हैं. मतलब काल्पनिक लेखन तो उन्होंने बड़े बाद में किया, उससे पहले ही उन्होंने सिमियोटिक्स पर,
लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस के ज़रिए या फिर मध्यकालीन सौंदर्य सिद्धांत के बारे में इतनी सारी चीज़ें वो लिख चुके थे, भी काफ़ी ज़्यादा ख्याति वो प्राप्त कर चुके थे कुछ भी काल्पनिक चीज़ें लिखने से पहले। लिटरेरी फिक्शन, लिटरेरी साहित्यिक फिक्शन, फिक्शन में पहले बता चुकी आपको, काल्पनिक लेखन। एकेडमिक टेक्स्ट, एकेडमिक टेक्स्ट शैक्षणिक पत्र, एसेज निबंध, चिल्ड्रंस बुक्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। हिज राइटिंग आउटपुट इज स्टैगरिंगली, स्टैगर करना होता है बहुत ज़्यादा होना, अत्यधिक। लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, वाइड रेंजिंग मतलब बहुत विस्तृत हैं। फिर क्या कह रहे हैं, कहते उनके जो लिटरेरी फिक्शन है, उनकी जो साहित्यिक काल्पनिक चीज़ें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, शैक्षणिक पत्र हैं, निबंध हैं, बच्चों के ऊपर किताबें हैं, अखबारों के लिए उनके लेख हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत वाइड रेंजिंग है, बहुत विस्तृत है, मतलब भिन्न भिन्न विषयों पर उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। इन 1980, 1980 में ही एक्वायर करना होता है प्राप्त करना, द इक्वलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल बौद्धिक stardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन 100 लाख। तो क्या कह रहे हैं, 1980 में उन्होंने लगभग एक तरह से बौद्धिक स्टार ही हो गए, वो बौद्धिक सितारा ही बन गए जब उनकी किताब द नेम ऑफ द रोज छपी और उसकी 10 मिलियन कॉपीज़, प्रतियों से भी ज़्यादा प्रतियां जो हैं वो बिकी हैं। द नेम ऑफ द रोज़ उनका उपन्यास है जिसके बारे में वो अभी बात कर रहे थे कि फिक्शन लेखन से पहले उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो कहते हैं फिक्शन लेखन के साथ वो जो द नेम ऑफ द रोज़ उनका छपा है, जो 10 मिलियन कॉपी से भी ज़्यादा कॉपीज़ बिक गई हैं, उससे तो वो स्टार बन गए, बौद्धिक स्टार बन गए, इंटेलेक्चुअल स्टार बन गए। तो उनके इंटरव्यू की बात हो रही है। मुकुंद प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। मुकुंद, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, रिमार्क करना टिप्पणी करना। मुकुंद कहते हैं, कहते अंग्रेज नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार और शैक्षणिक या शिक्षाविद डेविड लॉज ने एक बार टिप्पणी की थी, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। क्या कहा था उन्होंने अम्बर्टो इको के बारे में कि मुझे समझ नहीं आता है कि किस तरह से एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ें कर सकता है। अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन, कहते हो सकता है, इम्प्रेशन होता है प्रभाव, छाप, कहते हो सकता है मैं इस तरह की छाप देता हूँ ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, कि मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ, बट इन द एंड, लेकिन आखिर में आई एम कन्विंस्ड, मैं सहमत हूँ, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं एक ही काम कर रहा हूँ। मतलब लोगों को लगता है कि मैं भिन्न भिन्न चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आखिर में कि मैं एक ही काम कर रहा हूँ, और वो क्या काम है, लिखने का। मुकुंद, विच इज़, कहते कौन सा काम, अम्बर्टो इको, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, कहते ओ ये ज़्यादा मुश्किल है एक्सप्लेन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, कहते मेरी कुछ, फिलोसॉफिकल होता है तात्विक या दार्शनिक, कहते मेरी कुछ दार्शनिक रुचियाँ हैं, एंड आई परसू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, परसू करना होता है आगे बढ़ाना, कहते हैं और उन्हीं रुचियों को मैं आगे बढ़ाता हूँ अपने शैक्षणिक कार्य के ज़रिए, एंड माई नॉवेल्स, और अपने उपन्यासों के ज़रिए। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, कहते और तो और मेरी जो किताबें हैं बच्चों के लिए वो भी हमेशा नॉन वायलेंस अहिंसा, या तो अहिंसा के बारे में होती हैं, एंड पीस और शांति के बारे में होती हैं। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल नैतिक एंड फिलोसफिकल इंटरेस्ट, कहते आप मेरे कामों में, मेरी किताबों में हमेशा ही वही नैतिक और दार्शनिक रुचियां देख सकते हैं। मतलब मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ नैतिक चीज़ या कुछ ना कुछ दार्शनिक चीज़ सिखाते हुए चलता हूँ, चाहे मैं बच्चों के लिए ही क्यों ना लिख रहा हूँ। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और तब कहते एक सीक्रेट भी है मेरे पास, एक गुप्त बात भी है। डिड यू नो what will happen if you eliminate करना होता है हटा देना, ख़त्म कर देना, the empty spaces from the universe, कहते डिड यू नो, कहते क्या आपको पता था कि अगर हम इस यूनिवर्स में से, इस ब्रह्मांड में से खाली जगह को हटा दें तो क्या होगा।
एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसिस इन ऑल द एटम्स, कहते एटम्स के बीच में जो खाली जगह हैं उनको हटा दें, तब क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, फिस्ट होता है मुट्ठी, कहते तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, वो कितना कर रह जाएगा? मेरी मुट्ठी के बराबर रह जाएगा। मतलब हर जगह ब्रह्मांड में, अणुओं में वो जो छोटी 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 जगह हैं, अगर उनको ख़त्म कर दिया जाए तो ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली, इसी तरह से वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसिस इन अवर लाइफ्स, इसी तरह से हमारे जीवनों में भी बहुत सारी खाली जगहें हैं, मतलब फ्री टाइम से है इनका मतलब। आई कॉल देम इंटरस्टाइसिस, इंटरस्टाइसिस मतलब अंतराल, कहते उन खाली जगहों को, उस खाली समय को मैं अंतराल कहता हूँ। से मान लीजिए यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, आप मेरे घर आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर, एलिवेटर मीन्स लिफ्ट, एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और आप एलिवेटर में हैं, आप लिफ्ट में हैं, और जब आप ऊपर आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दिस इज़ एन इंटरस्टाइस एंड एम्प्टी स्पेस, तो कहते हैं वही अंतराल है, खाली जगह है। आई वर्कड इन एम्प्टी स्पेसेस, कहते मैं उन्हीं अंतरालों में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप, कहते जब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपकी लिफ्ट ऊपर आए, फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, पहली फ्लोर से तीसरी फ्लोर तक, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तो तब तक मैं एक आर्टिकल लिख चुका होता हूँ। लाफ्स, ऐसा बोल करके अम्बर्टो इको हंसते हैं। बोलने का क्या मतलब है कि अम्बर्टो इको की लाइफ में जब भी कोई फ्री समय होता है तो वो उसको व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, उसको लेखन में लगाते हैं, इसीलिए वो इतनी सारी चीज़ें भिन्न भिन्न विषयों पर लिख पाते हैं। मुकुंद, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, कहते निस्संदेह हर कोई ये काम नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, नॉन फिक्शनल मतलब फिक्शनल होता है काल्पनिक, नॉन फिक्शनल राइटिंग का मतलब हुआ यथार्थवादी। राइटिंग योर स्कॉलरली वर्क, स्कॉलरली विद्वतापूर्ण, हैज़ अ सर्टन प्लेफुल, प्लेफुल होता है रसीलापन होना, कुछ चपलता होना, एंड पर्सनल व्यक्तिगत क्वालिटी अबाउट इट, कहते आपके जितने भी यथार्थवादी लेखन होता है, विद्वतापूर्ण कार्य होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रसीला और व्यक्तिगत गुण ज़रूर होता है। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, कहते ये जो आपके लिखने का तरीका है वो रेगुलर सामान्य शैक्षणिक लिखने का जो तरीका है उससे मार्क्ड डिपार्चर है, उससे बहुत ज़्यादा भिन्न है आपके लिखने का तरीका। विच इज़ इनवेरिएबली, इनवेरिएबली मतलब निश्चित तौर पर, पक्के तौर पर, सर्वदा, स्थिरता से। डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, कहते आमतौर पर वो जो शैक्षणिक पत्र लिखने का तरीका होता है वो कैसा होता है? निश्चित तौर पर ही डीपर्सनलाइज्ड, अव्यक्तिगत होता है। पर्सनलाइज्ड होता है व्यक्तिगत, डीपर्सनलाइज्ड अव्यक्तिगत, एंड ऑफन ड्राई, कहते उसके कारण वो बहुत ड्राई और बोरिंग हो जाता है। बोलने का मतलब है कि आमतौर पर जितने भी निबंध या शैक्षणिक पत्र होते हैं वो बहुत बोरिंग हुआ करते हैं, जबकि आप उन्हीं निबंधों में बहुत रस और व्यक्तिगत गुण डालते हैं जिसके कारण वो बोरिंग नहीं रहते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। हैव यू कॉन्शियसली, कॉन्शियसली जानबूझ करके, अडॉप्ट करना, अपनाना, एन इनफॉर्मल, फॉर्मल होता है औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक, अप्रोच, अप्रोच होता है पहुंच या तरीका, और इज इट, हैव यू कॉन्शियसली, कहते क्या आपने जानबूझ करके अडॉप्ट किया है, अपनाया है इस अनौपचारिक तरीके को, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर स्वाभाविक तौर पर ही आप ऐसा लिखते हैं, प्राकृतिक तौर पर ही आपका लेखन ऐसा है। अम्बर्टो इको, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, डिसर्टेशन का अर्थ होता है शैक्षणिक पत्र या व्याख्यान, शोध पत्र, शोध निबंध, इन इटली, कहते जब मैंने डॉक्टरेट की डिग्री के लिए अपना शोध निबंध प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर्स सेड, प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर बोले, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट, कहते विद्वान लोग एक विशिष्ट विषय के बारे में खूब सारी चीज़ें लर्न करते हैं, सीखते हैं, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स, फॉल्स गलत, हाइपोथेसिस अवधारणाएं, कहते तो वो कई सारी गलत अवधारणाएं बनाते हैं, देन दे करेक्ट देम, तब वो उन अवधारणाओं को शुद्ध करते हैं, एंड एट द एंड, और आखिर में दे पुट द कंक्लूजन्स, आखिर में वो निष्कर्ष निकालते हैं।
यू ऑन द कंट्रेरी इसके विपरीत, कहते इसके विपरीत तुमने टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने तो अपनी शोध की, अपनी रिसर्च की कहानी ही सुना दी। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर, कहते और तो और तुमने उसमें जो ट्रायल्स किए, जो प्रयत्न किए, एंड एरर्स, और जो गलतियां निकली वो भी तुमने उस कहानी में सुना दिया। एट द सेम टाइम, उसी समय ही रिकग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट टू पब्लिश माई डिसर्टेशन, शोध पत्र, एज अ बुक। कहते उसी समय ही रिकग्नाइज्ड, वो जो प्रोफेसर थे वो पहचान गए कि आई वॉज राइट, कि मैं इस तरह से डिसर्टेशन लिखने में सही था, और उन्होंने मेरी उस डिसर्टेशन को, मेरे उस शोध पत्र को पब्लिश किया, प्रकाशित किया एज अ बुक, एक किताब के तौर पर, विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट, अप्रिशिएट करना, पसंद करना, कहते जिसका अर्थ हुआ कि मेरे प्रोफेसर को भी मेरा काम जो था वो पसंद आया था। एट दैट पॉइंट, उसी समय, एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, आप उम्र से भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि 22 साल की उम्र में वो आदमी डॉक्टरेट कर रहा है, PhD कर रहा है, तो वो किस तरह का इंटेलेक्चुअल रहा होगा। आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कहते उस समय जब मैं 22 साल की उम्र का था, मैं समझ गया कि सारी विद्वतापूर्ण किताबें बिल्कुल वैसे ही लिखी जानी चाहिए जैसे मैंने लिखा था। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च, कहते किस तरह से लिखी जानी चाहिए, अपनी रिसर्च की, अपनी शोध की कहानी बता करके। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव, नरेटिव होता है कथानक जैसा, कथा के जैसा, कथात्मक आस्पेक्ट, कहते इसीलिए मेरे जितने भी निबंध होते हैं वो कथात्मक होते हैं, ऐसे लगता है जैसे मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, नैरेटिव्स कथाएं, उपन्यास, सो लेट, कहते शायद इसीलिए मैंने उपन्यास भी इतनी देरी से लिखना शुरू किया, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, कहते 50 साल की उम्र में, लगभग 50 साल की उम्र में मैंने उपन्यास लिखना इसीलिए शुरू किया। मतलब पहले मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, क्योंकि मैं अब कोई नॉन फिक्शनल काम भी किस तरह से किया करता था, किस तरह से लिखता था जैसे कोई कहानी लिख रहा हूँ। I remember that my dear friend Roland Barthes was always frustrated. Frustrate करना, व्यग्र होना, परेशान होना किसी चीज़ से, that he was an essayist and not a novelist. कहते मुझे याद है कि मेरा प्यारा दोस्त रोलैंड बार्ट्स हमेशा व्यग्र हुआ करता था, हमेशा परेशान हुआ करता था कि वो एक निबंधकार है, एक उपन्यासकार नहीं। He wanted to do creative writing, creative रचनात्मक, writing लेखन, one day or another, कहते किसी न किसी दिन वो क्रियात्मक या रचनात्मक लेखन करना चाहता था, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन ऐसा करने से पहले ही वो मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कहते इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की परेशानी मैंने कभी महसूस नहीं की। आई स्टार्टिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, कहते मैं संयोगवश ही, बाय एक्सीडेंट ही नॉवेल्स या उपन्यास लिखने लग गया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, कहते एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट फॉर नरेशन, नरेशन फिर वही कहानी सुनाना, कहते शायद वो जो कहानी सुनाने का टेस्ट था, जो रुचि थी मेरे अंदर, उससे नॉवेल्स लिखने से उस टेस्ट को, उस रुचि को संतुष्टि मिली, इसलिए मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कंक्लूड करने से पहले एक नज़र हम डाल लेते हैं आज के वर्ड मीनिंग्स पर। एक्सट्रैक्ट निष्कर्ष, निचोड़। एक्वायर अर्जित करना। फॉर्मिडेबल दुर्जेय, भयानक। रेपुटेशन ख्याति, प्रसिद्धि। सिमियोटिक्स लक्षण विज्ञान। इंटरप्रिटेशन विवेचन, व्याख्या। मिडीवल मध्यकालीन। एस्थेटिक्स सौंदर्य सिद्धांत। फिक्शन उपन्यास, काल्पनिक लेखन या कथा। स्टैगरिंगली अत्यधिक। एक्वायर प्राप्त करना। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक। फिलोसॉफिकल तात्विक, दार्शनिक। इम्प्रेशन छाप, असर, प्रभाव। एथिकल नैतिक। इंटरस्टाइसिस अंतराल। प्लेफुल रसीला, आनंदी। पर्सनल व्यक्तिगत। इनवेरिएबली सर्वदा, स्थिरता से। डीपर्सनलाइज्ड अव्यक्तिगत। एडॉप्ट चुनना, अपनाना। अप्रोच दृष्टिकोण, पहुँच। डिसर्टेशन व्याख्यान, शोध निबंध। हाइपोथेसिस अवधारणा।
नैरेटिव कथात्मक, कथा या कहानी। क्रिएटिव रचनात्मक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।